हेलो डियर फ्रेंड्स, टारगेट फॉर जुडिशियल दीप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक है सेक्शन 6। पिछले लेक्चर में हमने देखा हेयर से एविडेंस क्या होता है, न्यायालय कब हेयर से एविडेंस को ग्राह्य करता है, कहाँ कहाँ पे प्रोविज़न दिए गए हैं, उसको मैंने आपको पिछले वीडियो जो थी उसमें बता दिया गया है। आज देखेंगे सेक्शन 6। सेक्शन 6 रेस जेस्टी के नाम से जाना जाता है इसे। ये जो रेस जेस्टी का जो प्रिंसिपल है ये ब्रिटिश सिद्धांत है, यानी कि ये ब्रिटेन से लिया गया है। इंग्लिश लॉ का एक प्रिंसिपल है। भारत में अगर देखा जाए तो इसकी क्या वैल्यू है, ये आंशिक रूप से मान्यता प्रदान किया गया है, इसको पूरी तरीके से मान्यता प्रदान नहीं की गई है। सेक्शन 6 क्या कह रहा है, अगर हम बेयर की लैंग्वेज देखें, सेक्शन 6 कहता है एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। मतलब कोई भी ऐसा तथ्य है जो कि सेम ट्रांजैक्शन का ही पार्ट है, तो ऐसे तथ्यों की सुसंगतता के संबंध में सेक्शन 6 बताती है एविडेंस एक्ट की। ये सेक्शन कहती है जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समय और स्थानों पर घटित हुए हों। अगर हम इसे देखें तो अगर इसमें इस सेक्शन में से हमें आवश्यक तत्व निकाल लेना चाहिए। आवश्यक तत्व क्या बनते हैं कि पहली बात तो कि कोई ना कोई एक तथ्य होना चाहिए, जो न्यायालय में पेश किया जा रहा है वो तथ्य होना चाहिए। ऐसा तथ्य जो धारा 6 के अंतर्गत आ रहा है वो स्वयं में विवादक ना हो, परंतु विवादक तथ्यों से संबंधित हो। स्वयं में विवादक ना हो परंतु विवादक तथ्यों से संबंधित हो, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कहता है तथ्य इस प्रकार से जुड़ा हुआ होना चाहिए कि वो एक ही संव्यवहार का भाग हो, मतलब एक चैन बन रही हो। तथ्य इस प्रकार से जुड़ा हुआ होना चाहिए कि वह एक ही संव्यवहार का भाग हो। अगला जो पॉइंट बन रहा है वो ये है, ऐसा तथ्य घटना स्थल पर होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जो आप साक्ष्य पेश कर रहे हैं, जिस तथ्य को आप ले जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो तथ्य घटना स्थल पर ही किया गया हो, तो इसका घटना स्थल पे होना आवश्यक नहीं है, ये कहीं अन्य भी हो सकता है। दूसरी बात, ये घटना स्थल जिस समय घटना घटित हो रही थी, जरूरी नहीं है कि ये जो तथ्य हैं वो उसी समय घटना के समय ही किए गए हों, तो यह भी आवश्यक नहीं है। ये विभिन्न कई अन्य समय पर भी, कहीं अन्य जगहों पर भी हो सकते हैं। अगली बात जो है यहाँ जानने वाली, अगर हम इसके आवश्यक तत्वों को हमने जो देखा, इसमें इसी से रिलेट में आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। उन एग्जाम्पल से ये स्पष्ट हो जाएगा कि एक ही संव्यवहार के भाग क्या होते हैं। परंतु यहाँ जो एक विधि शास्त्री हैं, स्टोन जिनका नाम है, उन्होंने कहा है कि ये भारत में इसका प्रयोग जानबूझकर नहीं किया जाता। जो रेस जेस्टी का सिद्धांत है, इसका प्रयोग जानबूझकर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि यह जो सिद्धांत है ये अनिश्चितता को जन्म देता है, इसमें सर्टेनिटी नहीं होती है। ठीक है, इसका कोई आकलन नहीं आप कर सकते, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। ये सारी चीज़ें एक संभावना पर निर्भर होती है कि एक के बाद एक। परंतु होना क्या चाहिए कि जो इस धारा 6 के अंदर जो साक्ष्य आ रहे हैं वो एक चैन में होने चाहिए, एक चैन बनती रहनी चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो कि चैन ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही सन्निकट होनी चाहिए। ठीक है, दूरवर्ती नहीं। अगर दूर के हैं या बहुत देर के बाद कोई भी कथन या बयान किए जा रहे हैं, वो इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं आएंगे। एक के बाद एक, एक के बाद एक चैन होनी चाहिए, और जहाँ एक बीच में से कोई कड़ी टूट जाए तो वहाँ पे ये सेक्शन जो है अपने आप से फ्लॉप कर जाती है और इसका फिर कोई मतलब नहीं रहता, वो सेक्शन 6 में नहीं आएंगे। इसके बाद में जो यहाँ पे हमें कुछ इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल को जान लेना जरूरी है। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है ए, जिसने बी को पीट कर हत्या कर दी। ए व्यक्ति जो अभियुक्त है, इसने क्या किया, बी को पीट करके हत्या कर दी। ए या बी या पास में खड़े लोगों के द्वारा जो कुछ भी जिस समय ए की पिटाई हो रही थी उस समय जो भी बातें किसने कही होंगी, ए ने कही होंगी जिस समय वो बी को पीट रहा था। उसके जिस समय पिटाई हो रही थी उस
के पहले या फिर उसके कुछ समय के पश्चात जो बातें कही गई थी वो उसी संव्यवहार का भाग मानी गई और इन्हें सुसंगत माना सेक्शन 6 में। दूसरा कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा है, अभियुक्त है, और वो क्या कर रहा है, एक तो सशस्त्र बल में के विप्लव में भाग ले रहा है और उसमें संपत्ति भी नष्ट कर रहा है, फौज है उस पर आक्रमण कर रहा है, जेल को तोड़ रहा है, तो ये सब क्या है, ये भी एक ही संव्यवहार का भाग माना गया और ये अभियुक्त के खिलाफ क्या है, सुसंगत तथ्य मिलते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर सी, वो कहता है का एक पत्र में जो एक पत्र व्यवहार का भाग है अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए बी पर वाद लाता है। जिस विषय में अपमान लेख उद्भूत हुआ है उससे संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस संव्यवहार का भाग हैं जिसमें वह अंतर्विष्ट है वे सुसंगत तथ्य हैं, चाहे उनमें वह अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट ना हो। यानी कि ये जो आपने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था कि जो तथ्य आ रहे हैं वो स्वयं में विवादक नहीं है लेकिन विवादक तथ्यों से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहीं पे क्या है, जो अन्य जो पत्राचार के जो अपमान लेख, एक पत्र से तो अपमान लेख क्लियर हो रहा है, लेकिन अन्य जो उनके साथ में आपस में जो पत्राचार हो रहे थे वो सारे जो पत्र लाए गए वो क्या है, वो उनको दिखा रहे होंगे, उन्हीं से पता चल रहा है कि क्या ये जो अपमान लेख हुआ है कहीं पहले से तो इनमें बीच में कहीं कोई दरार तो नहीं पड़ी है, ठीक है, इनके संबंध कैसे थे आपस में, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। तो ये क्या कर रहा है कि विवादक तथ्यों के संबंधित हैं, मतलब उनके कोरिलेशन में है, इससे पता चल रहा है कि इस व्यक्ति ने जो अपमान लेख किया है वो उसका भाग है या फिर नहीं है। तो ये हमने देखा। इसके बाद में आप कुछ केस लॉज दिए गए हैं, कुछ केस लॉज के माध्यम से हम जानेंगे। जब हम बात करते हैं, जो हमने पहला सेकंड जो आपको एलिमेंट बताया था कि तथ्य का विवादक तथ्य से जुड़ा होना बहुत जरूरी है, जो तथ्य दिया जा रहा है वो विवादक तथ्यों से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक केस आता है रटन वर्सेस क्वीन का। रटन वर्सेस क्वीन के मामले में क्या था कि एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई थी और उसे वो एक्सीडेंशियल कह रहा था कि वो जो उसकी जो मृत्यु हुई है वो एक्सीडेंशियल है, लेकिन जहाँ पे वो पत्नी उसकी जो मृतका है वो टेलीफोन करती है और टेलीफोन से वो पुलिस की मांग करती है। उन कथनों से ऐसा पता चलता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो इंटेंशनली हत्या थी, जो कि उसके जो विवादक तथ्य जो उसकी हत्या के संबंध में जो विवादक पेश किए जाने चाहिए वो विवादक तथ्यों से कोरिलेट कर रही थी वो चीज़ें कि जिस दिन महिला की हत्या हुई है उसी दिन वो कॉल कर रही है पुलिस को, पुलिस की मतलब कॉल कर रही है और पुलिस की मांग कर रही है। तो ये जो तथ्य है वो एक ही संव्यवहार का भाग माना गया और इसे साक्ष्य में सुसंगत माना गया। जब हम कहते हैं कि एक ही संव्यवहार का भाग, तो एक ही संव्यवहार का भाग क्या होता है, एक ही संव्यवहार के भाग के संबंध में जो स्टीफन महोदय हैं वो बताते हैं कि ये ग्रुप ऑफ फैक्ट होता है, ठीक है। ये तथ्यों का एक ऐसा समूह होता है जो एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े होते हैं जिन्हें कोई भी एक विधिक नाम दिया जा सके, तो वो होता है एक ही संव्यवहार का भाग। इसके बाद में अगर हम दूसरा केस लॉ देखें, दूसरे केस लॉ में केस लॉ जानने से पहले एक ही संव्यवहार का परीक्षण कैसे किया जाता है, क्योंकि हमने कह दिया कि ग्रुप ऑफ फैक्ट तो है, स्टीफन महोदय ग्रुप ऑफ फैक्ट बताते हैं कि एक ही संव्यवहार का मतलब है ग्रुप ऑफ फैक्ट, यानी कि एक चैन बन रही हो। तो एक ही संव्यवहार का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो घटना के इतने सन्निकट होना चाहिए, जो भी आप अन्य चीज़ों को उस विवादक के संबंधित ला रहे हैं तो वो घटना के ही आसपास की तथ्य होने चाहिए। उनमें जैसे उसी समय या भिन्न समयों पे है तो वो घटना के आसपास का ही समय होना चाहिए, अगर भिन्न स्थान पर है तो वो भी घटना के आसपास का, जिसको वो घटना दिखाई दे रही हो कि जो घटना किस व्यक्ति के द्वारा की गई है वो उसी के द्वारा की गई है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। क्या उसमें उसका इंटेंशन है या फिर एक्सीडेंशियल है, तो ये सब चीज़ें क्या है, इन्हीं जो अदर फैक्ट जो आ रहे हैं जहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वास्तव में अभियुक्त कौन है, तो उस अभियुक्त की एक स्पष्टता जानने के लिए कि वही व्यक्ति अभियुक्त है तो ये एक परीक्षण किया जाता है। एक ही संव्यवहार में इसी परीक्षण पे अगर खरा उतरता है कोई व्यक्ति तभी माना जाएगा कि वो अभियुक्त है या घटना उसी के द्वारा की गई है। अगर कहीं पर बीच में भी एक भी कड़ी अगर टूट जाती है तो ये संदेह पैदा कर देती है और यहाँ पे वो रेस जेस्टे का भाग, रेस जेस्टे का सिद्धांत जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है।
दूसरी बात है एक रूपता होनी चाहिए, यानी कि जो प्रयोजन है और जो परिकल्पना है वो दोनों में एक रूपता होनी चाहिए, मतलब सेम उनका जो यूनिफॉर्मिटी है वो एक ही होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो कार्य किया जा रहा है वो निरंतर होना चाहिए। ठीक है, समव्यवहार को हम ऐसे ही समझेंगे कि जो घटनाएं हो रही हैं समय और स्थान पे, तो उनमें निरंतरता होना चाहिए, बीच में टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूटी में कार्य होना चाहिए। तो एक ही समव्यवहार के परीक्षण को तय करने के लिए न्यायालय को इन 3 चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है कि क्या जो तथ्य लाए जा रहे हैं वो तथ्य उस घटना के सन्निकट के हैं या फिर उनमें एक रूपता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिस्ट्रैक्शंस हुए हों। तीसरी चीज़ वो कंटिन्यूटी में है या फिर नहीं है, तभी माना जाएगा कि वो एक ही समव्यवहार के भाग हैं। अगली बात हमने कहा कि यहाँ पे कहा गया कि जो कथन है वो घटना स्थल पर या फिर घटना स्थल पर अथवा घटना के समय होना आवश्यक नहीं है, कि जो कथन किए जा रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो घटना स्थल पर ही हो। ठीक है, वो अलग अलग स्थानों पे और अलग अलग समय पे भी हो सकते हैं, परंतु जो कथन किए जा रहे हैं वो इतने समय के पश्चात ना हो कि किसी भी व्यक्ति को झूठी बात या मनगढ़ंत बात को करने का मौका मिल गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी समय देखना पड़ेगा कि वो उसका जो हम जो निर्धारण जो सन्निकटता का कर रहे थे समव्यवहार का, उसी समव्यवहार के निर्धारण से ही ये बात भी आपको तय कर, मतलब कोर्ट खुद देखेगा, तय करेगा कि वो घटना स्थल से मतलब जिस समय घटना हुई थी, जो अगर कोई कथन किया गया है वो घटना की कितने समय के बाद है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति को झूठी कहानी बनाने का मौका मिल गया हो। ठीक है, इसके बाद में है आर वर्सेस वेडिंगफील्ड के मामले से ही ये बहुत ही अच्छे से तय हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि पति पत्नी दोनों कमरे में होते हैं, और कमरे में होते हैं जो उसकी मिसेज होती है पति की, वो बाहर निकलती है और उसकी गर्दन जो होती है वो कटी हुई होती है और खून से लथपथ हो रही होती है। वो बाहर निकल के अपनी चाची से कहती है, चाची देखो वेडिंग फील्ड ने मेरी क्या हालत कर रखी है। तो इस बात को जब न्यायालय में पेश किया गया तो न्यायालय ने इसे अग्राह्य माना। अग्राह्य मानने के पीछे न्यायालय ने ये कहा कि जो कथन कहे गए थे वो घटना के इतने समय के बाद किए गए थे कि उसमें कोई ऐसा भाव नहीं आ रहा था। अगर कोई मान लीजिए अगर उसका पति वेडिंग फील्ड अगर उसे मार रहा था तो वो घटना के समय जबकि चाची बाहर बैठी थी तो उसे उसी समय चीख पुकार करनी चाहिए थी, लेकिन उसने उस समय तो चीख पुकार की नहीं। ठीक है, बाद में जब वो बिल्कुल एकदम खून से लथपथ हो गई तब आकर के कोई भाव नहीं है उसकी बात में, कुछ भी नहीं है, कुछ उसकी तरीके से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये सब किया है। तो ये मतलब बहुत ही मतलब न्यायालय ने यहाँ पे उसको एक ही समव्यवहार का भाग नहीं माना और घटना स्थल पे जो कथन किए गए थे उनको भी न्यायालय ने नहीं माना। इस केस की बहुत ही आलोचना की गई और बहुत आलोचनात्मक निर्णय रहा ये। इसके बाद में एक और डिसीजन आया आर वर्सेस फोस्टर का। आर वर्सेस फोस्टर के मामले में ये था कि एक व्यक्ति था, अभियुक्त बहुत ही तेज गति से गाड़ी चला रहा था, परंतु गाड़ी चलाते हुए तेज गति से तो देखा गया, लेकिन घटना कब हुई तो उसे घटना के बारे में किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। इस प्रकार जो मृतक था उसने एक व्यक्ति को बताया कि क्या कहते हैं जो दुर्घटना हुई है वो उसी गाड़ी से हुई है जो यहाँ से भागती हुई गई। तो गाड़ी देखी गई, लेकिन उस व्यक्ति की जो दुर्घटना हुई थी वो दुर्घटना किसी ने नहीं देखी। लेकिन इसको क्या किया न्यायालय ने एक ही समव्यवहार का भाग माना और इसे सुसंगत माना गया। इसके बाद में आर.एम. मलकानी का मामला था, आर.एम. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी ऐसा ही मामला है। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी बात हो रही है, कोई विवाद है और उसके बीच में कोई घटना घटित हो जा रही है और उसके बीच में अगर कोई भी व्यक्ति टेलीफोन पे बात कर रहा है और टेलीफोन पे जो भी बातचीत हो रही है अगर उनका टेप रिकॉर्डिंग कर ली जाती है तो उसे भी न्यायालय ने जो डिसीजन दिया उसे एक ही समव्यवहार का भाग माना और इसे सुसंगत माना। इसके बाद में अगर हम देखें जो रेस जेस्टे के सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की जाती है, तो आलोचना कुछ विधिशास्त्री हैं उन्होंने इस रेस जेस्टे के सिद्धांत की आलोचना की है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रोफेसर स्टोन कहते हैं कि साक्ष्य विधि का शायद ही कोई अन्य सिद्धांत इतनी अनिश्चितता और संदेह से भरा है। कह रहे हैं ये जो सिद्धांत है वो बहुत ही अनसर्टेन है और ये बहुत डाउट में है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेस जेस्टे का भाग है या नहीं है, या फिर इसमें सर्टेनिटी है या नहीं है, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरे जो विधिशास्त्री हैं उन्होंने प्रोफेसर बिगमोर, वो कहते हैं कि ये
रेजिस्ट्री का जो सिद्धांत है वो केवल बेकार ही नहीं है बल्कि ये बहुत ही हानिकारक है। कभी कभी होता क्या है कि जो व्यक्ति घटना नहीं करता है और वो भी गलत तरीके से इसमें फंस सकता है, तो इसलिए ये इनकी आलोचना, रेजिस्ट्री के सिद्धांत की आलोचना इन्होंने की है। तो ये रहा हमारा सेक्शन 6 जो मैंने आपको पूरा बता दिया। इस ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन मेंस के पर्पस से भी मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन तैयार करा दिया है। अगर मेंस में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको सिर्फ इतना ही आंसर राइटिंग करेंगे, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।